जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नए सेशन में। और ये इस सेशन की सबसे पहली वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में दोस्तों हम जो बात करेंगे वो करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी को लेके। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला है और आप सभी को पता है, और जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए भी मैं बता देता हूं कि जब भी चुनाव आता है तो ढेर सारी वैकेंसी जो है वो निकलती है और ढेर सारे एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट करवाने लगती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से एक वैकेंसी जो मध्य प्रदेश पटवारी की है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी और उसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही अभी आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पटवारी की बात करें तो पटवारी का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे बहुत सारे भाई पटवारी के एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन कई बारी होता क्या है कि उनका जो सिलेक्शन है वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्या हो जाता है, चूक जाता है। यानी हमारे बच्चे मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन मेहनत करने के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं जो उनसे रिपीट होती हैं या फिर कुछ गलतियां हैं जो उनके द्वारा हो जाती हैं। तो इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए यहाँ पे हम ये जो वीडियो है वो ला रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको और भी दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिसमें पहली चीज़ आपके लिए ये है कि ये जो क्लास है वो डेली आपको शाम को 7 बजे मिल जाया करेगी। तो डेली शाम को आपको ये क्लास जो है वो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे कि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों जो दूसरी बात है आपके लिए वो ये है कि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। वीडियो लंबी इसलिए हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पे एक एक वीडियो में एक एक पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ है और कुछ बच्चों ने मुझे बताया भी है कि जब मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर जो पेपर है वो एक बार में 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं और क्वेश्चन किस तरीके से बदलता है वो चीज़ें भी उनको पता चलती है और सारे के सारे सब्जेक्ट एक तरफ से कहीं ना कहीं उनमें पकड़ बनी रहती है। तो यहाँ पे जो है एक वीडियो में हम एक पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप उसको 2 पार्ट में देख सकते हो या चाहे तो आप धीरे धीरे करके उसको देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप उसको देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपने उन भाइयों और उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चों से गलतियाँ होती है एग्ज़ाम को लेकर, वो ये गलतियाँ होती है कि बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप तैयारी करें, तैयारी के साथ साथ उसका आउटपुट लेने की कोशिश ज़रूर करें, यानी मॉक टेस्ट वगैरह आप ज़रूर लगाएं। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप पेपर सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको एक आइडिया नहीं लगता है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से वो क्वेश्चन में चेंजेस करता है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो जो है वो पूरा आपका पेपर है वो डिटेल सॉल्व होगा। और जो ये बातें हैं वो आगे की वीडियो से बहुत सारी आपकी कम हो जाएंगी, यानी वीडियो में स्टार्टिंग में इतना लंबा आपके लिए इंट्रो नहीं रहेगा। फर्स्ट वीडियो है तो फर्स्ट वीडियो में थोड़ा आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि क्या क्या गलतियां हैं जो हम बार बार एग्ज़ाम में करते हैं और जिस कारण से हमें क्या है काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने को लेके काफ़ी सारा आंदोलन चल रहा है, जिसमें आप सभी को
अपनी भागीदारी देनी है यदि आप एग्ज़ाम दिए हो, क्योंकि यदि इसी तरीके से धांधली होती रही पेपरों में तो आप ही देखेंगे कि कहीं पे भी बच्चों का सिलेक्शन जो है वो इफेक्ट करता है। यानी जो बच्चा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, और जो बेचारे जिनके पास पैसा है उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये जो वीडियो है सभी भाइयों के लिए, सभी दोस्तों के लिए है जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, चाहे वो अन्य किसी स्टेट से हो, और उन भाइयों के लिए भी वीडियो है जो गरीब फैमिली से है, जिनके पास पैसे की कमी है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो वो आप इन सारे पेपरों को यदि वो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, अब वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, और कौन कौन से एरिया में उनको पढ़ाई करनी है ये चीज़ भी उनको डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ जो मेरी क्लास रहेगी वो टोटल फ्री रहेगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना है, ना ही कोई कोर्स है, ना ही कुछ भी नहीं है। आपको तो सिर्फ आना है टाइम से और वीडियो में पढ़ना है। और आपका कोई सवाल होता है या किसी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी क्लास में जो कमेंट्स का ऑप्शन है वो ऑफ नहीं है, वो आपका कमेंट्स का ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा। आप कभी भी कमेंट कीजिए, जब भी मैं उसको देखूंगा तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम पेपर के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों जो पेपर है वो आपका 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे आपके 100। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी डिटेल में, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने पीबी से पेपर को डाउनलोड किया है, जिस तरीके से पेपर डाउनलोड होकर आया है, मैंने उसी तरीके से इसको सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो दोस्तों जो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको ध्यान रखना है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो पारित करने वाला सबसे पहला राज्य था, वो था असम। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा कि गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है, इसका जो अधिनियम जब पहली बार लाया गया था तो जो असम की विधानसभा थी वो देश की पहली विधानसभा थी जिसमें ये सबसे पहले पारित किया गया था, और सभी की इसमें सहमति मिली थी। इस बिल को 13 अगस्त, ध्यान रखना दोस्तों डेट, 13 अगस्त 2016 को मंजूरी मिल गई थी। 13 अगस्त 2016 को मंजूरी मिल गई थी। और यदि इस बिल की बात करें तो इस बिल को 122वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, या फिर 122वां विधेयक के नाम से जाना जाता है। 122वां संशोधन विधेयक, और ये 2014 के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना 13 अगस्त 2016 में क्या हुआ था, इसको मंजूरी दे दी गई थी, और ये विधेयक जो है वो 2014 का है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है कि काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो दोस्तों जो काष्ठ विज्ञान है ये आपका है बेंगलोर में स्थित है। अगर हम डिटेल की बात करें तो इस संस्थान का अधिदेश राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर काष्ठ विज्ञान पर अनुसंधान करना, यानी जो वुड्स वगैरह है, वुड साइंस है, इनके ऊपर क्या करना, रिसर्च करने का काम इस संस्था का होता है। और अगर हम इस संस्था की स्थापना की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1988 में हुई थी। ध्यान रखना डेट 1988 में हुई थी। इससे पहले उस समय मैसूर सरकार ने, कौन सी, याद रखना आप, मैसूर गवर्नमेंट ने, जो मैसूर गवर्नमेंट थी, तो मैसूर सरकार ने 1938 में बेंगलोर में एक वन अनुसंधान, बेंगलोर में क्या किया, वन अनुसंधान
प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो ध्यान रखना 1938 में वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? मैसूर सरकार ने बेंगलोर में की थी। और यदि हम बात करें काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये 1988 में हुई थी इसकी स्थापना, और कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो ये करती है आपकी NISCAIR, निष्क्रिय जिसको बोला जाता है। ये संस्थान जो है वो रिपोर्ट जारी करती है। अब अगर इसकी डिटेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय विज्ञान, इसका फुल फॉर्म होता है पूरा राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और ये जो संस्थान है ये 30 सितंबर 2002 को, ध्यान रखें 30 सितंबर 2002 को जब इसका इंसडॉक से विलय हुआ था, यानी इंसडॉक संस्था है, इससे जब विलय हुआ था तब ये संस्था जो है वो अस्तित्व में आई थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो यहाँ भोपाल के निकट जो नदी बहती है वो बहती है आपकी कौन सी? बेतवा नदी। आपको ध्यान रखना बेतवा नदी जो है, और बेतवा नदी के बारे में कुछ फैक्ट मैं बताने की कोशिश करूँ तो जो बेतवा नदी है वो आपकी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसको ध्यान रखना क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। लेकिन किस आधार पे? तो इसको प्रदूषण के आधार पे कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, लेकिन किस आधार पे? प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। और यदि हम बात करें कि ये जो है बेतवा नदी, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखना यमुना नदी की सहायक नदी है। और इसके अगर उद्गम की बात करें तो उद्गम इसका होता है रायसेन जिले से। दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम जो है वो रायसेन जिले से होता है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। और यदि नर्मदा नदी की बात करें, यहाँ पे नर्मदा नदी भी आपके सामने है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक। ध्यान रखना अमरकंटक से निकलती है, जो कि मेकाल पर्वत श्रेणियों से इसका उद्गम होता है। और ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी आपकी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, यानी बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से निकलती है। और यदि हम पार्वती नदी की बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला से क्या है? पार्वती नदी निकलती है। विंध्याचल पर्वतमाला से पार्वती नदी आपकी निकलती है। और ये कहाँ चली जाती है? राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपको जितने भी दिवस हैं वो सारे याद करके जाना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो जो खेल दिवस है वो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब ये मेजर ध्यानचंद कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि हॉकी के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद। साथ ही साथ इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। हॉकी का जादूगर, तो हॉकी का जादूगर कौन है? वो आपके मेजर ध्यानचंद हैं। तो ध्यान रखना है आपको इस बात को।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य का राज्यपाल एक होता है। तो राज्य का राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख कहलाता है। ध्यान रखना क्या कहलाता है, संवैधानिक प्रमुख कहलाता है। अगर डिटेल की बात करें तो अनुच्छेद 153 हमारा कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना जरूरी है। यानी राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में दिया गया है। इसके बाद बात करें वर्तमान, तो यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है वो है आपके वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG कहा जाता है वो आपके कौन हैं। तो यहाँ पे CAG के बारे में बात करें तो ये हैं आपके राजीव महर्षि, जैसा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन लगा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये हमारे क्या है CAG हैं और इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो 25 सितंबर 2017 को इन्होंने अपना CAG का कार्यभार संभाला था। तो इसको आपको डेट याद रखना है। और ये जो CAG है ये हमारे यहाँ के 13वें नंबर के CAG है, याद रखना है। इनका नंबर भी पूछा जाता है। तो ये CAG जो है वो आपके 13वें नंबर के CAG हैं। और अगर हम बात करें CAG के कार्यकाल का, तो CAG का जो कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होती है। यानी या तो वो 6 वर्ष तक पद पर रहेंगे या फिर उनकी आयु कितनी हो गई होगी 65 वर्ष। यानी मिनिमम 6 वर्ष तो है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि 63 वर्ष में CAG बनाया जाता है तो जैसे ही वो 65 वर्ष का होगा और उसका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो अधिकतम 65 वर्ष है या फिर आपका इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो जो CAG होता है उसका काम होता है कि जो भारत की जितनी भी सरकारें हैं, यानी भारतीय जो सरकारें हैं, उनका आय व्यय का लेखा जोखा रखना किसका काम होता है, CAG का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान कौन होता है। तो सबसे पहले तो आप ODI समझ लीजिए। ODI का मतलब होता है जो वनडे क्रिकेट होता है, एक दिवसीय मैच जिसको कहते हैं। तो वनडे क्रिकेट मैच के सबसे पहले कप्तान कौन थे, तो वो थे आपके कौन, अजीत वाडेकर। यानी जब वनडे टीम, आप ध्यान रखिएगा कि जो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी वो टेस्ट मैच से हुई थी। यानी क्रिकेट सबसे पहले टेस्ट मैच खेला जाता था, बाद में इसके बाद वनडे का कॉन्सेप्ट आया, वनडे के बाद T20 का कॉन्सेप्ट आया और फिर इसके बाद आपका IPL आप अभी वर्तमान में चल रहा है। तो IPL भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट थे। अगर हम बात करें कि इनको कप्तान कब बनाया गया था, तो 1966 से लेके 1974 तक अजीत वाडेकर ने जो है वो क्या है, भारतीय टीम की कप्तानी की थी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना। और कई सारे मैच भी इन्होंने जिताए, इंग्लैंड की सीरीज़ को भी इन्होंने जितवाया था भारत को, और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है वो भी इन्होंने भारत को जीत दिलाई थी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये था भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का जो कोड नाम था उसको क्या कहा गया था, स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराता बुद्धा के नाम से कहा गया था। या फिर इसका अगले अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है पोखरण 1 के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में MP टेट का एग्ज़ाम हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, जहाँ पे पेपर लीक का आपको देखने को मिला है। उसमें क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किस डेट को हुआ था। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा गया था, नाम पूछा गया था। अब अगर एग्जामिनर ने ओल्ड पेपर के क्वेश्चन अगर उसको ध्यान होंगे तो उसने ज़रूर यहाँ पे इस चीज़ का गौर किया होगा कि यहाँ पे मैंने उसका नाम पूछा है, तो अब उसने क्या पूछ ली है, डेट पूछ ली है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर इसकी डेट की बात करें तो 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी 1974 में ये परीक्षण किया गया था। और इस परीक्षण
पोखरण नाम की जगह है जो कि एक सेना रेंज है, यानी जहाँ पे सेना काम करती है, तो वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया था। आपने मूवी भी देखी होगी परमाणु नाम से, तो वो इसी के बेस पे है। और पोखरण कहाँ पे है, तो पोखरण आपका राजस्थान में है। ध्यान रखना, पोखरण आपका राजस्थान में है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो आप सभी जानते हैं अशोक चक्र में कितनी होती है, 24 तीलियां होती हैं, जो कि ये अशोक चक्र है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो इसका नाम था दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य ये था, आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर सर्व शिक्षा अभियान क्यों नहीं है। देखो, सर्व शिक्षा अभियान का जो चलाया गया था, ये चलाया गया था बच्चों के नामांकन के लिए, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनका 100% नामांकन किया जाना चाहिए। लेकिन जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, ये उनको सुविधाओं से, यानी बच्चों को सुविधाएं मिलना चाहिए। अब सुविधाएं क्या क्या हो सकती थी, तो देखो सुविधाओं में आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, इसमें बच्चे जो होते थे, जो स्कूल जो होते थे, जो प्राइमरी स्कूल होते थे, उनको सबसे पहले तो बुनियादी सेवाएं यानी बुनियादी सुविधाएं देना, जैसे कि टॉयलेट की व्यवस्था करना, है ना। कहीं कहीं स्कूलों में एक टीचर था, सिंगल टीचर था, तो सिंगल टीचर को डबल कर दिया कि अब इन स्कूलों में डबल टीचर होंगे। कम से कम स्कूल में 2 कमरे तो होने ही चाहिए, 3 बाथरूम होने चाहिए। ऐसी जो बेसिक और बुनियादी सुविधाएं थी, इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो है आपका कोलकाता शहर में, इसको ध्यान रखना। और इस विक्टोरिया मेमोरियल को 1906 से 1921 के बीच में बनवाया गया था, और यह जो स्मारक बनवाया गया था रानी विक्टोरिया को समर्पित है। याद रखना, नाम से ही स्पष्ट होता है, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया को समर्पित है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर आपको शिल्पकला देखने को मिलती है। और यदि इसकी बात करें तो इसमें पुनर्जागरण काल की शैलियाँ भी दिखाई देती हैं। ध्यान रखना आपको, इसमें पुनर्जागरण काल की शैलियाँ देखने को मिलती हैं, पुनर्जागरण काल की शैलियाँ देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में साक्षरता दर की बात की गई है कि सबसे ज़्यादा किस जिले में है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, जबलपुर में है। अब यदि हम इस जनगणना के अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगी वो है जबलपुर में। और यदि दूसरे नंबर उससे कम की बात की जाए तो वो है आपकी इंदौर में। इंदौर के बाद फिर नंबर आता है आपका भोपाल का, भोपाल के बाद नंबर आता है आपका बालाघाट का, बालाघाट के बाद आपका नंबर आता है ग्वालियर का। तो ये जो कुछ राज्य है, ये जो कुछ ज़िले हैं जो कि साक्षरता दर की इस तरह से, सबसे पहले टॉप पे आता है जबलपुर, फिर उसके बाद आता है इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालाघाट और फिर आता है आपका ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो वो तो है आपकी सिद्ध बाबा, वो है आपकी सिद्ध बाबा। और सिद्ध बाबा की ऊंचाई है 1172 मीटर। ये सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ऑप्शन में आपको सिद्ध बाबा दिया ही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है आपकी गुडविल चोटी,
जिसको सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 752 मीटर ऊंची है ये। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने पड़ेंगे, आपको डायरेक्ट सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछी गई है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है वो ये था कि कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। ध्यान रखना, पूर्वा झरने की बात की गई है, तो जो तमस नदी है वो पूर्वा झरने का निर्माण करती है। अब यहाँ पे भी देखो दोस्तों, जो आंसर है वो छुपा के दिया है। एक्चुअली में जो आपका पूर्वा जलप्रपात है वो टोंस नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन तमसा जो है वो उसकी सहायक नदी है और बीहर नदी उसकी सहायक नदी है। तो इस कारण से यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग तमस नदी हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, तमस हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो एक्चुअली में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही आंसर बीहर नदी। बीहर नदी पे बनता है तो बीहर आंसर हो जाएगा। बीहर ना होगा तो टॉन्स आपका ऑप्शन में होगा, और टॉन्स नहीं होगा तो आपका क्या होगा, तमस। ये एक दूसरे की सहायक नदियां हैं, इस कारण से यहाँ पे तमस सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत के मंत्री कौन है। तो केंद्रीय मंत्री ये है नितिन गडकरी, और आज की डेट में भी यही आपके क्या है मंत्री हैं। इन्होंने 2014 में पदभार संभाला था। इसके बाद बात करें सोनगिरी खालिस्तान का तीर्थ स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पे सोनगिरी का जो तीर्थ स्थान है वो है जैनियों का तीर्थ स्थान है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको गिरी वर्ड आ जाए तो ज़्यादातर इसका आंसर क्या होगा, जैन धर्म से रिलेटेड होगा, क्योंकि जैन धर्म के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सभी में कहीं ना कहीं सोनगिरी, नैनगिरी, ये इस तरीके से नाम आपको देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। तो दोस्तों अशोकनगर जो है वो सिंध नदी और बेतवा नदी के बीचों बीच स्थित है। यानी आपको लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब अशोकनगर की बात की जाए तो अशोकनगर किस लिए फेमस है, तो अशोकनगर अपनी साड़ियों के लिए फेमस। अशोकनगर का चंदेरी है, जो चंदेरी है वो अपनी सिल्क की साड़ियों के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों जो उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं स्थित हैं वो है आपकी उड़ीसा में। ध्यान रखना, उड़ीसा में। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इतिहास की वास्तुकला देखने को आपको मिलती है। इतिहास की वास्तुकला इन गुफाओं में आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि उदयगिरी में, तो आपकी उदयगिरी में टोटल जो गुफाएं हैं वो हैं आपकी 18, और खंडगिरी में जो गुफाएं हैं वो हैं आपकी 15। तो ये एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके लिए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ल। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना कि 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री बनाया गया था रविशंकर शुक्ल को। और एक चीज़ और याद रखना कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है उमा भारती। बस आपको ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा याद रखने हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो जीके का पोर्शन है वो तो हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद फटाफट आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को आप लाइक करते जाइए। और थोड़ा सा वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, लेकिन ये हमारी मेहनत और हमारे काम से ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती है। थोड़ा बोरिंग महसूस हो सकता है तो आप वीडियो को टुकड़ों टुकड़ों में भी आप देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के बाद आप टी ब्रेक ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो पोर्शन आएगा वो आएगा जनरल मैथ और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। तो जनरल मैथ और जनरल एप्टीट्यूड को भी हम आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व कराएंगे कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप एक दूसरे को शेयर भी करते जाइए और लाइक करते जाइए।
अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अब क्वेश्चन आता है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका एप्टीट्यूड में आता है, वो यहाँ पे आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैलेंडर को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। पटवारी के जितने भी पेपर थे उसमें कहीं ना कहीं कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में वीडियो थोड़ी सी आपकी लेंथी हो सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवार। दोस्तों ये जो कैलेंडर से रिलेटेड है, तो कैलेंडर से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा का पूरा कैलेंडर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे कोर्स याद रखने पड़ेंगे और उन कोर्स से रिलेटेड आपको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक जो है वो मैं अलग से आपको करा दूंगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका शुक्रवार हो जाएगा, है ना। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए समीकरण 2x + 3y और 3y बराबर 8 है और 5x + 4y बराबर 13 है, तो x y के लिए हल क्या होंगे, यानी आपको x और y के मान ज्ञात कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे क्या है 2x + 3y = 8 दिया हुआ है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण पहला, और दूसरा दिया है 5x + 4y बराबर 13, इसको मान लेंगे हम समीकरण दूसरा। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी दो समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। तो सबसे पहले किसी एक को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, यानी किसी भी एक संख्या को बराबर बना लेते हैं। या तो हम इसको बराबर बना लेंगे या फिर इसको बराबर बना लेंगे। तो देखो यहाँ 5 है, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये 5 दूनी 10 बन जाएगा, और यदि ऊपर वाले में 5 का गुणा कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10x प्लस इस 5 का गुणा 3 में भी होगा, तो 5 × 15y बराबर 8 × 5 = 40 यानी 40 हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और यहाँ इसका गुणा करो तो ये हो जाएगा 10x प्लस 8y बराबर 26 हो जाएगा। इसको फोर्थ मान लें। अब क्या करो, आप इनके ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, तो सभी में माइनस माइनस लग जाएगा। तो देखो ये प्लस का 10x और माइनस का 10x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ 15 में से 8 को घटाओगे तो आप कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7y = 40 में से 26 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 14। तो y = कितना हो जाएगा, 14। ये देखो ये 7 जो है y के गुणा में है तो दूसरी तरफ आएगा, भाग में चला जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो y = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y = 2, तो ऑप्शन में देखो y = 2 कहाँ है, देखो जो सेकंड वाला ऑप्शन है y = 1 है, यानी ये गलत हो जाएगा। ये या तो ऑप्शन आपका 3 हो सकता है या फिर ऑप्शन आपका ये भी देखो गलत हो जाएगा, चौथा वाला, या पहला ऑप्शन सही होगा या दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो y का मान तो आपने निकाल लिया। अब किसी भी एक इक्वेशन में y का मान रख दो। यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में रखते हैं, तो 2x + 3y का मान 2 रख दिया हमने यहाँ पे = 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x + 6 = 8। ये 6 इधर जाएगा, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = 8 - 6, तो 2x = आपका हो जाएगा 2/2। तो ये कट जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 1। ये 2 इधर से इधर आ गया, तो आपका x = क्या हो जाएगा, 1, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा x = 1 और y = 2। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको इतना स्लो काम नहीं करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए स्लो क्वेश्चन बता रहा हूँ और पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं करना है, आपको उसको फास्ट करना है। बीच में से जो कुछ स्टेप्स हैं उनको आपको गायब करने हैं ताकि आप स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुभुज।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, अलग से वीडियो हम बना देंगे, तो आप वहाँ से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं कहलाता है। तो जिस भी बहुभुज की भुजाएं, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज ऐसी बंधाकृति होती है जिसकी 3 से ज़्यादा आकृतियाँ होती हैं, तो वो बहुभुज कहलाता है। अब यहाँ पे 8 भुजाओं की बात की जा रही है, तो 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज होगा, है ना। इसके बाद जैसे षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती है, 6 होती हैं, पंचभुज में 5 होती हैं, 10 भुज में 10 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे देखना कि छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। यानी वो कह रहा है कि आपका जो 1575 है इसमें क्या गुणा करें कि जो भी इसका आउटपुट निकल के आए ये क्या बन जाए, आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। ये आपको ध्यान रखना है कि इस वाली संख्या में क्या गुणा करें। तो पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है, वर्ग वो संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या के, जैसे 2 इंटू 2 के जोड़े होते हैं, 3 इंटू 3, मतलब जो भी संख्याएं होती है वो कैसे, तो जोड़े में होती है। यानी मान लो a का स्क्वायर ये है, तो इसका मतलब क्या है, a इंटू ए, तो जो भी इसका मान होगा वो कैसा होगा, आपका जोड़े में होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ध्यान देना है कि यहाँ पे 1575 दिया है, इसका आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ़ कर देता हूँ और सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1575 का एलसीएम ले लेंगे। 1575 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसको 5 से करेंगे, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5m 25, फिर से करेंगे 5 6 से 30 और 5 दिया 15, ठीक है। फिर इसके बाद 3 से, तो 7 से कर देंगे, 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 आ जाएगा, फिर 3 से 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे जो भी जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा। देखो 5, यदि हम 5 इंटू 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस इसी तरीके से 5 इंटू 5 है, यहाँ 3 इंटू 3 का मिल गया, क्या रह गया, 7 का पेयर नहीं बना, यानी 7 का जोड़ा नहीं बना, तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम 7 का गुणा कर दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किस संख्या का गुणा करें कि ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 7 का गुणा करें। अगर वो कहे कि इसमें किस संख्या का भाग दे दें, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी पूछ सकता है। वो कहे कि इस संख्या में किस संख्या का भाग दे दे कि वह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा, यानी जोड़े से जो भी बाहर होगा उसी का भाग देंगे। तो आप 7 का भाग दे दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो किस संख्या का भाग दें, 7 का हम डिवाइड करेंगे तो भी ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वो है आपके लिए कि यदि 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। वो क्या कह रहा है, 8075 को 2 अंकीय संख्याओं को, यानी इनको सब 2 अंकों की संख्याओं में बदलना है और उनके गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 8075 है इसके गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1615 आ जाएगा। फिर उसको फिर से यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और 2 और ये जो है 3 आ जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 17 और फिर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 90 और फिर 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या संख्या मिली, यहाँ पे आपको मिली 5 इंटू
5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 19। अब इनके पेयर को ऐसा गुणा करना है, इन संख्याओं का आपस में दो दो संख्याओं को लेना है और ऐसा गुणा करना है कि दो अंकों की संख्या बने। दो से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, दो से कम। यदि आप 5 लेते हो तो 5 आप नहीं ले पाओगे। यदि आप 17 इंटू 19 लेते हो तो संख्या 3 की बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 17 का 5 में गुणा कर देंगे तो 17 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। दो अंकों की संख्या मिल गई। फिर बचा 5, 5 का 19 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 95। देखो ये मिल गई 85 गुणा 95, आपको दो संख्याएं मिल गई। और इन दो अंकों की संख्याओं का अगर गुणनफल देखेंगे तो इनका गुणनफल आपका 8075 ही आएगा। अब उसने पूछा इन दोनों का योग कितना है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 180। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 180। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक को, अब्दुल एक 100 पेजों वाली पुस्तक को के 25 पेज पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा। कितना पढ़ा, 2/5 भाग पढ़ा। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। देखो अब्दुल ने कितना पढ़ा था, 25 पेज पढ़ा था, ठीक है। अब 100 पृष्ठों में से 2/5 की बात करें तो 100 का 2/5 कितना होता है, 5 20 और 20 दूनी 40। ये क्या होता है, 40। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। अकबर ने कितना पढ़ा, 40 पेज। 40 का आधा कितना होता है, 20। और जबकि यहाँ पे कितना पढ़ा इसने, 25। तो ये बात तो यही गलत हो गई, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं। अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, बिल्कुल सही है। अकबर ने अब्दुल से 2 गुना से 10 पृष्ठ कम पढ़े, बिल्कुल। 2 गुना 25 का 2 गुना कितना होता है, 50। और 50 से 10 कम यानी 40, सही है। अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 अधिक पृष्ठ पढ़े, बिल्कुल सही। इसका आधा होता है 20 और 20 से 5 अधिक यानी 25 ही पढ़े हैं उसने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसने आधा नहीं पढ़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 का क्या घात 2 घात 10 का आधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 की घात 9। अब ये कैसे होता है, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपको 2 की घात 3 देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। आपने किया 2 की घात 3 कितना होता है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ मैंने 2 को केवल 2 अंकों को ले लिया, 2 दूनी 4 यानी 2 की घात 2 और गुणा 2, तो 2 दूनी कितना होता है 4 और यहाँ 2, तो 4 का गुणा 2 में किया तो कितना आया 8 हो गया। देखो यानी आप एक घात को कम कर देंगे तो वो उसका दुगना क्या होता है आपको मिल जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात 9 में यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की घात 10 यानी इसका दुगना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 की घात क्या होगी, 1 होगी। तो ये जो 2 की घात 10 है, 2 की घात 9 का क्या हो जाएगा, दुगना। क्योंकि 2 का ही तो इंटू हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, यानी एक बार आप 2 का गुणा कर दोगे तो दुगना हो जाएगा। तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब उसने आधा पूछा है ना, तो 2 की घात 10 का आधा क्या हो जाएगा, 2 की घात 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखो आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अब देखो यहाँ आयत होता क्या है, एक ऐसी बंधाकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब वो कह रहा है आयत का जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब डायगोनल, ये वाला हिस्सा, आयत का विकर्ण वो कितना कह रहा है कि विकर्ण है इसका 65 सेंटीमीटर
और वो कह रहा है एक भुजा जो कितनी है 63 सेंटीमीटर लंबी है। तो आपसे दूसरी भुजा पूछी है, तो मान लो इस भुजा को ए मान लिया, इस भुजा को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, तो हम जानते हैं और ये चीज़ हमें अवगत है कि यदि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान हो कि ए का वर्ग यानी एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर होता है आयत के विकर्णों का, यानी आयत के विकर्ण का वर्ग इसके बराबर होता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते, ए बराबर हो जाएगा आपका 63 प्लस बी का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा वी का वर्ग। आप थोड़ा सा इसको देख लें, फिर से मैं लिख देता हूँ, ये आपका 65, जगह थोड़ी कम है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर, यानी लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर बराबर होता है विकर्णों का वर्ग, यानी जो दो विकर्ण होते हैं उनका वर्ग। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका, ये इधर से स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग अंडर रूट बराबर विकर्ण हो जाएगा। तो ए का वर्ग कितना है 63 दिया है प्लस बी का वर्ग, और ये विकर्ण कितना हो जाएगा 65 आपका क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। तो जब आप इस पूरे प्रक्रम को इसको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो इधर है इसको आप वापस से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 63 का स्क्वायर प्लस बी का वर्ग बराबर 65 का वर्ग हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका सीधा आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। आपकी जो दूसरी भुजा है वो आपकी निकल के आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। यदि आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखने से ज़्यादा आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझो। देखो ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या कहता है कि आयत के विकर्ण का वर्ग बराबर होता है आयत की लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे यह इस चीज़ से आपको समझ में नहीं आता तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ यदि हम, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप देखिए यहाँ पे कलर, यदि हम इस विकर्ण को यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं और इस वाली भुजा को मिलाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, समकोण त्रिभुज मिल जाता है। और समकोण त्रिभुज में आपकी पाइथागोरस लग जाती है। ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो भी आप इससे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ लंबाई निकालनी है। आप यदि एक लंबाई निकाल लोगे तो ये जितनी ये लंबाई होगी उतनी सामने वाली हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी संख्याएं दी होती है उन सभी को जोड़ देना होता है, और अपोन में जितनी संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग देना है। तो यहाँ पे यदि हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनका टोटल आता है आपका 100, और 5 का भाग दे देंगे तो 5 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। तो इसका औसत कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका शर्ट से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे 625 अपॉन 125 और आपको रूट दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप सभी ने बोर्डमास का फॉर्मूला पढ़ा होगा। बोर्डमास का फॉर्मूला क्या कहता है, वो फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले हमें भाग करना है। तो देखो यहाँ 625 है और 125 है, तो सबसे पहले हम यहाँ भाग कर देंगे। तो 25 पंचे 625 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 बराबर में क्या है x अपॉन अंडर रूट 5 आपको। अब देखो ये अंडर रूट 5 यहाँ नीचे डिवाइड में है, यानी यहाँ पे आपको भाग में दिया है, इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 बराबर x। तो अंडर रूट और अंडर रूट का जब आपस में इंटू होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे बच्चों ये अंडर रूट क्यों हटता है इसको भी समझ लो। फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ अंडर रूट का मतलब क्या होता है 5 की घात आधी
गुणा 5 की घात क्या होता है, आधी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की घात n इंटू ए की घात m इजकल टू होता है ए की घात n प्लस m। जब इन दोनों को आपस में करेंगे तो जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे जोड़ो, 5 की घात क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो आधा आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, 1, यानी 5 की घात 1। तो इस कारण से ये 5 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, x की घात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि धनात्मक पूर्णांक x y और z, ये 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका बताना है आपको। x इंटू वाई बराबर 14, y इंटू जेड बराबर 10 और z इंटू एक्स बराबर 35, यानी x इंटू वाई बराबर 14, y इंटू जेड बराबर 10 दिया है आपको, और z इंटू एक्स बराबर दिया है आपको 35। तो आपको क्या बताना है, x प्लस वाई प्लस जेड का आपको मान बताना है। तीनों का आपको क्या बताना है, मान बताना है। तो तीनों का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको एक्स वाई का मान पता होना चाहिए, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को आप ऐसा लिख सकते हो, 2 गुणा 5 लिख सकते हो कि नहीं, या फिर आप ऐसा कर लो, इसमें से कॉमन निकाल लो, सबसे पहले कॉमन निकाल लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्या एक्स वाई है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, y इंटू एक्स बराबर, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 7, और यहाँ इसको क्या ले लो, y इंटू जेड, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब देखो y का मान इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है, 2 है, तो आप कर सकते हो आसानी से। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या y हो गया। अब इसके बाद देखो, सॉरी यहाँ y गुणा जेड है, यहाँ ले लेते हैं जेड, यहाँ पे x इंटू जेड ले लेते हैं, x इंटू जेड। तो यहाँ पे z की जगह पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 7। तो क्लियर हो गया, देखो आपको दिख रहा होगा x का मान कितना आ गया, x इजकल टू आ गया 7 प्लस z इजकल टू आ गया आपका, सॉरी हाँ, x इजकल टू 7, z इजकल टू 5 और y इजकल टू आ गया आपका 2। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 2 14, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको करने का एक ही तरीका हो सकता है। आप नॉर्मल भी इसको सोच सकते हैं, तो भी इसका आंसर क्या है आपका क्लियरली आ जाएगा। आप दो इक्वेशन को ले सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, तो फिर आपका एक, जैसे आपने 2 इक्वेशन को लिया, इन दोनों को ले लिया, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको दूसरे में पुट कर देंगे, तो फिर वैल्यू निकल आएगी। मतलब आप किसी भी तरीके से वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इज रिलेटेड से क्वेश्चन, तो इज रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। अभी पुत्र की आयु क्या है, आपसे पुत्र की आयु पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि पत्नी की आयु जो है, या फिर पति की मान लेते हैं, पति की आयु मान लीजिए x है और पत्नी की आयु मान लीजिए आपकी y है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले की यदि हम बात करें तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, x - 7 और पत्नी की हो जाएगी y - 7। अब वो कह रहा है दोनों की आयु का औसत, यानी पति और पत्नी दोनों की आयु का औसत कितना है, 27 है। तो औसत बराबर आप जानते हैं कि इसकी आयु प्लस इसकी आयु अपॉन में कितने सदस्य हैं, 1 और 2, तो 2 का भाग दे देंगे, यानी x - 7 प्लस y - 7
अपॉन 2 इजकल टू कितना है आपका 27 है। तो देखो यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो x प्लस वाई ये हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस का 7 और माइनस का 7 तो माइनस का 14 अपॉन 2 इजकल टू 27। ये 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x 2 आपका इधर अपॉन में है तो इधर किस में चला जाएगा गुणा में चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे। और ये आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 14 इजिकल टू हो जाएगा आपका 27 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 54। और यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इजिकल टू 54 माइनस 14 यानी आपका x प्लस वाई बराबर जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा और वो निकल के आ जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे 14 जाएगा तो इधर प्लस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 68। यानी दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 68। अब आगे की कहानी उसने क्या पूछा है पुत्र की आयु पूछी है। तो उसने कहा है कि अभी वर्तमान समय में पुत्र पत्नी और पति यानी अब देखिए यहाँ पे हमने पति और पत्नी की आयु मान ली थी। मान लीजिए पुत्र की आयु आप क्या मान ली Z मान ली। पुत्र की आयु हो गई आपकी Z। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान में क्या कह रहा है पति की आयु पत्नी की आयु प्लस पुत्र की आयु तीनों की आयु कितनी का औसत कितना दिया है आपको ये दिया है आपको 24 दिया हुआ है ना। तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा 3 क्योंकि कितने सदस्य हैं 1 2 3 सदस्य हैं। अब हम जानते हैं कि x प्लस वाई का जोड़ कितना है 68 तो x प्लस वाई की जगह तो हम 68 लिख सकते हैं प्लस z अपॉन 3 इजकल टू 24। ये 3 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 68 प्लस z इजकल टू 24 में यदि आप 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 72 हो जाएगा। तो 72 अब z का मान निकालना है तो z इजकल टू 68 इधर प्लस में है दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में 72 माइनस 68 तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। यानी पुत्र की आयु कितनी है 4 वर्ष जो है वो पुत्र की आयु आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 2x फिर आपको दिया है 3 और फिर दिया है आपको 12। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आपको दोनों में देखना है कि क्या यहाँ पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ हमें पैटर्न मिला कि यदि हमने इस 6 में 4 का गुणा कर दिया तो क्या मिला 24। यदि हमने 3 में 4 का गुणा कर दिया तो क्या मिला 12। यानी यदि हम इस 2 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 8। यानी इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट वाला जो नंबर है इसमें इंटू 4 करना है तो नेक्स्ट वाला नंबर आपका निकल के आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ध्यान रखना रेलगाड़ी वाला प्रश्न जरूर आता है आपके पेपर में पटवारी के। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन को समझिए बड़े ही प्यार से समझिए। एक मान लीजिए एक आपकी ट्रेन है ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी 300 मीटर है और वो कह रहा है कि ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 4 मिनट में एक खंबे को पार करती है। यानी जब वो खंबे को पार करेगी तो खंबे को पार करने में दूरी कितनी तय करेगी जितनी ही उसकी खुद की डिस्टेंस होगी। यानी जितनी लंबी ट्रेन होगी वही उसकी दूरी होगी। तो कितना टाइम लगता है उसको 0.4 मिनट लगता है। ध्यान रखना ये आपका टाइम जो दिया है वो मिनट में दिया है। अब वो कह रहा है 450 मीटर लंबा एक पुल है। ये है पुल जो कि 450 मीटर क्या है लंबा है। इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो भाई हमें निकालना क्या है उसने क्या पूछा है पार करने में यह मिनट में कितना समय लेगी। तो भाई समय बराबर क्या होता है समय इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस यानी दूरी बटे चाल। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए पड़ेगी हमें चाल चाहिए पड़ेगी। तो डिस्टेंस तो आपको है चाल चाहिए पड़ेगी। तो चाल कहाँ से निकलेगी देखो यहाँ आपको समय भी दिया है और यहाँ पे आपको दूरी भी दी है। तो चाल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है आपका
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखिए यहाँ दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 300 मीटर अपॉन समय कितना है 0.4 मिनट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये मीटर में है और ये किस में है, मिनट में है। हमेशा आपको ध्यान रखना है चाल और दूरी के क्वेश्चन में कि हमेशा या तो दूरी किलोमीटर पर आवर में होगी स्पीड, या फिर आपकी स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, यानी यूनिट आपको ऐसी लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखो मिनट है, तो हम इस मिनट को क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज कर देंगे और इस मिनट को चेंज करने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे। तो देखो मिनट, देखो आपका मिनट दिया हुआ है, मिनट का जो टाइम है उसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे इंटू 60 कर देंगे। तो जैसे आप 60 इंटू करोगे, यहाँ से 0 हटाओगे, ये 0 लग जाएगा, इधर से कट कर दो और 6 से काटो, 6 पंचे 30, 50, 4 से काटो तो आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, आपकी चाल आ जाएगी, ट्रेन की चाल आ जाएगी। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको जब पुल को पार करेगी तो कितने समय में पार करेगी। तो जब भी कोई ट्रेन पुल को पार करती है तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो डबल हो जाती है। डबल कैसी हो जाती है, यानी ट्रेन की खुद की एक अपने आप में लंबाई होती है, साथ ही साथ पुल की लंबाई। तो अब जो डिस्टेंस होगी वो दोनों का जोड़ होगा, यानी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 300 तो ट्रेन की लंबाई है प्लस 450 पुल की लंबाई है, दोनों ही मीटर में है। और चाल आपकी किस में आ गई, 12.5 मीटर पर सेकंड में। तो बस हो गया सवाल, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 750 अपॉन 12.50, दशमलव हटाया, 0 लगाया, 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 थी 75, 300, 5 छक्का 30, ये आ जाएगा 60। अब इससे जो आंसर आएगा वो 60 सेकंड निकल के आएगा, याद रखना 60 सेकंड। और हमसे क्वेश्चन में आंसर क्या पूछा है, मिनट में समय निकालना है, तो 60 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट। तो आप इसको भी करेक्ट कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 मिनट। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, दिक्कत होती है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता दीजिए, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करके आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। चलिए आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइए, ताकि देखिए हमारे पास आप जो वीडियो शेयर करते हैं वही हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है, और आगे जो वीडियो बनाने के लिए हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। और सब्सक्राइब भी करते चलिए चैनल को। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें आपको बताना है श्रेणी में 15वां पद ज्ञात करें। आपको कौन सा ज्ञात करना है, पद 15वें नंबर का पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। कोई भी पद आपको निकालना हो तो आपका फॉर्मूला ये होता है। तो देखो यहाँ एन का मतलब क्या है, जो पद आपको निकालना है, तो क्या निकालना है, 15वां पद निकालना है। ए इजकल टू यहाँ पे क्या होगा, ए हमेशा पहला वाला पद होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5। डी हमेशा क्या होगा, दो पदों के बीच का अंतर, तो 10 में से 5 गया 5, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 5। बस इसी चीज़ को फॉर्मूले में रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो क्या हो जाएगा 5 प्लस 70 हो जाएगा, यहाँ 14 बचेगा और 14 को गुणा 5 में करेंगे तो 70, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 75। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 75। 15वां पद जो है वो क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये 5 का पहाड़ा है, तो आपको देखना है कि 15वें नंबर पे क्या आएगा, तो 15 पर 75 होता है, सीधा सीधा आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये भी देखो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है, 3:5 है। यानी वर्तमान की बात कर रहा है, कुणाल और
गणेश की आयु, है ना। तो दोनों का अनुपात कितना है 3। मान लेते हैं कुणाल की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 3x मान लो, और गणेश की जो आयु है वो हमने मान ली है आपकी 5x। क्योंकि देखो अनुपात में जब दिया होता है तो हमें वहाँ पे कोई ना कोई x या y लगाना होता है। फिर वो कह रहा है कि यदि अब से 4 वर्षों बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है, अब से 4 वर्षों बाद, यानी यहाँ में 4 वर्ष प्लस कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 5x + 4। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर कितना है, आपका अंतर दिया हुआ है 12। यानी वो कह रहा है कि यदि अब से 4 वर्षों बाद कुणाल गणेश से, यानी कुणाल जो है वो गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, तो बड़ा कौन होगा, कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, तो बड़ा कौन होगा, गणेश होगा। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5x + 4, ये बड़ा है, इसमें से किसको घटाएंगे 3x + 4, इसको घटाएंगे तब जाके 12 अंतर आएगा। तो उसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इस माइनस का गुणा 3 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। तो +4 -4 कट जाएगा, 5x में से 3x गया 2x, तो आपका 2x बराबर 12, तो x बराबर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुणाल की वर्तमान आयु, तो x किसकी थी, कुणाल की थी, तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या थी 3x है, तो x बराबर 6, तो 3x बराबर 6 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 18, तो 18 वर्ष आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यदि 361 से विभाजित किया जाता है, तो जब 361 से भाग देने पर मान लेते हैं कि भागफल आपका कितना बचता है, जो आपका भागफल है यानी रिमाइंडर है, हमने मान लिया कि k बचता है, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता तो k बचता है। और यदि हम ये भागफल k है, यदि हम शेषफल की बात करें तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, रिमाइंडर उसने दिया हुआ है 47। तो यदि हम संख्या की बात करें तो संख्या के लिए क्या करना होगा, संख्या के लिए क्या होता है आपका हो जाएगा कि 361, यानी ये जो नंबर दिया है और जो आपका भाग है इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा k + 47, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, आपकी संख्या निकल के आ जाएगी, यहाँ आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब 361 को हम जानते हैं कि ये 19 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 19 × 19 लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 19 × 19 k + 19 × 2 + 9, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। 19 दूनी 38, और 38 में 9 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 47। हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब 19 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमसे 19 पूछा था, तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को 19 में तोड़ दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 19 को कॉमन ले लेते, तो जब हमने 19 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा आपके पास 90k प्लस यहाँ बचा 2 और इधर बचा 9। तो भाई सिंपल सी बात है, ये क्या था आपका शेषफल था। अभी हम आपसे पूछा क्या शेषफल क्या होगा, तो लास्ट का जो नंबर होगा वो शेषफल होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 9, आपका यहाँ पे एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए था कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु, एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा, अनुपात निकालना है। तो भाई त्रिज्या दोनों की समान है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब आपको अनुपात निकालना है तो फॉर्मूला लग जाएगा शंकु का अनुपात, शंकु का अनुपात नहीं, यहाँ पे क्या आयतन का निकालना है, दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा शंकु का आयतन
अपॉन में आ जाएगा आपका बेलन का आयतन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या तो दोनों की बराबर है, तो जब त्रिज्या बराबर है और पाई आर स्क्वायर एच ये है, पाई आर स्क्वायर एच ये है, और ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो सिंपल सा 1/3 आ जाएगा, यानी 1:3 आ जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, देखो पहले उसने शंकु दिया है और फिर उसने बेलन दिया है, तो पहले जो अनुपात आएगा वो शंकु का आएगा, फिर आएगा किसका, बेलन का। नीचे आपका बेलन था, ऊपर आपका शंकु था, ये चीज़ बस ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर उल्टा कर देता है, वो आपसे कह देगा कि बेलन और शंकु का आयतन क्या होगा, तो बेलन और शंकु का आयतन हो जाएगा फिर 3:1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा उसने, शंकु और बेलन का, तो 1:3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये क्वेश्चन सर्ट से आया हुआ है, यानी घातांक और करणी वाले चैप्टर से आया हुआ है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपल सा दिया हुआ है कि 27 और 3 की घात 4, और यहाँ दिया हुआ है -5/3, और इधर दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 27/3 की घात 4, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, यानी 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, इंटू, अब सारी जगह 3 3 3 है तो हम सबको 3 3 3 बना लेंगे, सबको 3 3 3 बना लेंगे। तो देखते हैं, तो जैसे ये -5/3 है तो इसको क्या करेंगे, 3 की घात -5/3 गुणा, अब देखो यहाँ √3 की घात 7 3, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा √a है, यहाँ पे इस तरीके से होता है, इसका मतलब क्या होता है, a की घात 1/3 ये होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात -7 तो पहले से था, अपॉन क्या हो जाएगा, 3 और हो जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और इंटू 3 की पावर 4 दिया हुआ है, तो भाई इससे तो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ 3 की पावर 3 ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5/3 इंटू 3 की पावर -7/3। हम जानते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर n इंटू a की पावर m इजकल टू होता है a की पावर n प्लस m, यानी जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे घातों को आपस में जोड़ दो तो सीधा हो जाएगा 3 की घात 3 प्लस, अब ये प्लस और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में बदल जाएगा, -5/3 -7/3। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है आंसर, तो हो जाएगा आपका 3 की पावर 9 -5 -7, तो 7 5 होता है 12, 7 5 होता है 12, और 12 में से 9 गया तो बचा कितना, 3 की पावर -3/3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, 3 की पावर -1। अब यहाँ पे बच्चों जब माइनस की पावर को प्लस में करते हैं, जैसे कोई भी संख्या है a की पावर -n है, यदि हमें इसको प्लस में लाना है तो हम क्या करेंगे, a की पावर 1 अपॉन a की पावर n कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 1। अब 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा 1/3, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है, यानी आपको ऐसी संख्या बतानी है इसमें 3 का भाग चला जाए, तो आपको क्या कर लेना है, सिंपली सा भाग दे के देख लेना है, ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगला जो पोर्शन है वो है आपका हिंदी का। दोस्तों यहाँ पे हिंदी के पोर्शन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि दोस्तों आप भी मेरी तरह कुछ पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप अपनी
सेविंग्स करना चाहते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट से थोड़ा सा जुड़े रहना चाहते हैं, या शेयर मार्केटिंग में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी SIP यानी मंथली इंस्टॉलमेंट बना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऐप है आपका ग्रो ऐप। आप ग्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और ग्रो ऐप में आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं भी यहाँ से ट्रेडिंग करता हूँ। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है। और इस ग्रो को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ग्रो को डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे द्वारा रेफरल किए गए कोड से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड करके और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे भी ये जो ऐप है अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन की। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि स्वर सहित व्यंजन है, ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर भी शामिल है। तो स्वर सहित व्यंजन होता है आपका का। देखो ला में स्वर नहीं होता है, ई में स्वर नहीं होता है, माँ में स्वर नहीं होता है। यदि ये हलंत नहीं लगा होता तो ये हो जाता। अब का को कैसा लिखते हैं, का में हलंत लगाएंगे प्लस आ, ये तो देखो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, स्वर आपका जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वर सहित व्यंजन क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक व मुख से होता है वे कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं अनुनासिक कहलाते हैं। ध्यान रखना क्या कहलाते हैं, नाक व मुंह से हो, अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, रा हो गया, ना हो गया, सॉरी ना हो गया, णा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके अनुनासिक कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो रा से पूर्व यदि स्वर सहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है, रा का प्रयोग प्राचीन किया जाता है। ध्यान रखना कैसे किया जाता है, प्राचीन किया जाता है। है ना, तो रा का प्रयोग क्या है, प्राचीन की तरह किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में खालिस्तान आ जाता है तो क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। सिंपल सी बात है, अंतर ही तो आएगा उनके बीच में, है ना। नेक्स्ट है, कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, निपात का चयन करना है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, सा। निपात कैसा चांद, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सा सुंदर चेहरा। आपको वाक्य को बनाना है तो क्या हो जाएगा, सुंदर चेहरा, है ना। यानी सिंपल सी बात है कि सा जो है वो पूर्ण आपका निपात जैसा प्रतीत होता है ना। चलिए, और सबसे ज़्यादा तर्क संगत भी होता है। जैसे आप यहाँ लगाते कैसा चांद ही सुंदर चेहरा, ये तो कोई वाक्य नहीं बन रहा है। कैसा चांद भी सुंदर चेहरा नहीं, कैसा चांद तो सुंदर चेहरा ये भी नहीं, तो कैसा चांद सा सुंदर चेहरा आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट है, वाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। तो वाण का पर्यायवाची होता है आपका तीर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाण का पर्यायवाची ये हो जाएगा तीर। अगर और बात करें तो वाण को हम क्या क्या कहते हैं, वाण को कहते हैं जैसे आशुग, आशुग भी कहते हैं वाण को, पत्री भी कहते हैं वाण को, विसिक भी कहते हैं वाण को, सिलीमुख भी कहते हैं, नाराज भी कहते हैं, सायक भी कहते हैं, सर भी कहते हैं। तो ये कुछ आपके बाण के पर्यायवाची आपको हैं। नेक्स्ट है, जिसकी चार भुजाएं हों के लिए शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो चार भुजाओं वाला क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। आपको अभी हमने मैथ्स में भी बताया था, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज, तो 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। नेक्स्ट है, लौटकर आया हुआ के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ये होता है प्रत्ययगत। लौटकर आया हुआ क्या कहलाता है, प्रत्ययगत शब्द कहलाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो देवर्षि का जो राइट संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखना, देवर्षि का क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो रक्षक का होता है आपका विलोम शब्द भक्षक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ती प्रत्यय, प्रत्यय शब्द क्या होता है? वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर क्या करते हैं? चीजों को बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ती शब्द, तो शक्ति है ना, शक प्लस ती हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शक्ति आपका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, है ना। यहाँ ती पे बिंदी रख जाएंगे, शक्ति, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति। तो इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है? ती जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो देवासुर में आपका जो समास है वो है आपका द्वंद्व समास है। याद रखना कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब बात करें द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास ऐसा समास कहलाता है जिसके दोनों पद प्रधान हों। जैसे देवा और सुर, दोनों ही पद कैसे हैं? इसके प्रधान हैं, इसलिए इसमें क्या है? द्वंद्व समास होता है। चलिए नेक्स्ट, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी सिर से पैर तक मतलब होता है आदि से अंत तक, यानी प्रारंभ से अंत तक। नेक्स्ट है, शासन का अशुद्ध रूप निम्न में से कौन? शासन का शुद्ध रूप, तो शासन इस तरीके से लिखा जाता है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। शासन इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, इन पंक्तियों में से निम्न में से कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पे वीरता झलक रही है, हिंदुस्तान हमारा है, यही विधान हमारा है, तो क्या वीरता झलक रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वीर रस कहेंगे। इसमें वीर रस का वास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाता, मनहु नील मणि शैल पर आत पियारे प्रभाता। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उन्होंने क्या पूछा है? यहाँ पे आपसे अलंकार पूछा है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो हो जाएगा आपका कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाए। किसमें? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो वहां पे क्या होता है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये है उर्दू और फारसी। नेक्स्ट, मेघ लाकर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुग सुमन फाड़ा, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महकारा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? आपसे अलंकार पूछा गया था, तो यहाँ पे आपको अलंकार बताना था, तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका कौन सा? रूपक अलंकार हो जाएगा। याद रखना, रूपक। अब रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। कैसा होता है? निषेध रहित आरोप होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आपका रूपक अलंकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, स्थायी भाव के साथी होते हैं, तो क्या होते हैं? संचरी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव के साथी संचरी भाव कहलाते हैं, सॉरी स्थायी। चलिए नेक्स्ट बात करें,
अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग क्या होता है? वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अध, अध और खिला। तो प्रारंभ में जुड़ा हुआ है अध, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर अध हो जाएगा। और यहाँ पे हिंदी का पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो आने वाला है आपका रूरल इकोनॉमी एंड, यानी जिसको आप कहते हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और ये जो टॉपिक है ये पटवारी परीक्षा का सबसे पसंदीदा टॉपिक है, यानी आप पटवारी में इसका आना ही आना है। और यहाँ पे हम पटवारी का पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं या जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो उनको बता दूं कि यहाँ जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो हम पटवारी के पेपर सॉल्व की सीरीज़ लाए हैं, जिसमें हम पटवारी का एक वीडियो में एक पूरा संपूर्ण पेपर हल करेंगे, जिसमें आपका मैथ्स भी होगा, जीके भी होगा और साथ ही साथ आपकी हिंदी भी होगी, पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी होगी और आपका कंप्यूटर भी होगा। यानी जो पेपर है वो पूरा का पूरा सॉल्व होगा और उसमें सारी की सारी हम आपको डिटेल भी बताएंगे। तो आप वीडियो को चाहे तो इकट्ठा देख लें, चाहे तो आप धीरे धीरे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप देख लें। मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरी वीडियो बना दी और इतनी मेहनत के लिए बस आपको छोटा सा काम करना है कि आपको लाइक कर देना है वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना है और कोई भी यहाँ पे पेड कोर्स नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। चलिए तो अब यहाँ बात करते हैं पंचायती राज की तरफ। तो पंचायती राज में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है। तो ये जो प्रकाशन किया था वो किया था मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, अगर इसकी डिटेल की बात करें तो यह जो प्रकाशन है वो आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज्यों, यानी जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें पंचायती राज्यों की व्यवस्था को पहुंचाने के लिए चलाया गया था, ताकि उनके पास तक ये पंचायती राज की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पहुंच सकें। और इसका जो कार्यक्रम है वो अधिनियम 1996 से संबंधित है। और अगर और डिटेल की बात करें तो यह जो 24 दिसंबर 1996 से चालू है, 24 दिसंबर 1996 से क्या है ये चालू है। और इस प्रकार मध्य प्रदेश स्वशासन कानून पर एक पुस्तिका हमारा गांव हमारा राज जो है वो प्रकाशित की गई थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? तो भैया ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन करता है ग्राम पंचायत का सचिव। अगर आपने एक वो देखी होगी, एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, अमेजॉन प्राइम पे डली थी पंचायत, उसमें ग्राम पंचायत फुलेरा के एक सचिव थे, उनकी कहानी दर्शाई गई है, काल्पनिक पात्र बनाया गया था ग्राम पंचायत फुलेरा में सचिव। तो जब आप वो मूवी देखोगे ना तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, वहाँ पे ग्राम पंचायत का सचिव क्या करता है, बैठकों को बुलाता है और सचिव का होना उसमें अनिवार्य होता है। ठीक है, और यदि हम इस बैठक की बात करें तो ये जो बैठक है इसका 3 महीने में एक बार ये बैठक होना जरूरी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी सबसे ज़्यादा मिर्च कहाँ होती है? तो मिर्च होती है आपकी खरगोन में, सबसे ज़्यादा क्या होती है? मिर्च होती है। तो याद रखना आपको, ठीक है। और इस जिले का एक जगह है जो कि बड़वाह ब्लॉक है, ध्यान रखना, इस जिले का बड़वाह ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बेड़िया
में जो मिर्च की जो मंडी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रही थी। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, वो ये है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRLP निम्न को प्रोत्साहित करता है। तो ये प्रोत्साहित करता है स्वरोजगार सूक्ष्म उद्यम को क्या करता है, प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसके जरिए देखिए ये जो कार्यक्रम है ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। ध्यान रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आपका स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसको कहते हैं MPRLP। तो आपको उसके ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम है ये 2011 से चलाया जा रहा है, 2011 से चलाया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है कि जो गरीब परिवार है उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ना, और इसी के तहत इसी को आगे और बेहतर कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वरोजगार सूक्ष्म उद्यम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या कर सके, अपनी आजीविका या फिर धन कमा सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन था जो पेपर में वो ये था कि देश में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्याज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र। आपको ध्यान रखना, प्याज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। अब यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो आपका काय में है, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात आपका कपास के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये अभी हम 2021 का डेटा बता रहे हैं। और आंध्र प्रदेश जो है वो है आपका मसाले में, यानी मसाले के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, यानी मसाला सबसे ज़्यादा आपका आंध्र प्रदेश में होता है। और महाराष्ट्र के बारे में अगर और बात करें तो महाराष्ट्र में अंगूर भी अधिक मात्रा में होते हैं, यानी अंगूर उत्पादक राज्य के बारे में भी अगर बात की जाए तो उसमें आपका महाराष्ट्र का नाम आता है। और भी यदि फसलों से रिलेटेड हम क्वेश्चन की कुछ बात करें, क्योंकि डिटेल में जब जाएंगे तो फिर अच्छे से ही जाएंगे, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें चावल, तो चावल के लिए आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है। और मोटे अनाज के लिए बात करें तो मोटे अनाज के लिए आपका कर्नाटक हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका राजस्थान। तो ये कुछ राज्य हैं जो कि प्रथम थे चीज़ों के उत्पादन में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण घरों की लक्षित संख्या, तो ये रखी गई थी 1 करोड़। ये दोस्तों उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आज की डेट में भी आपको याद रखना है कि करंट अफेयर आपको पढ़ना है। यदि आप पटवारी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो करंट अफेयर से आप दूर बिल्कुल भी नहीं भाग सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY क्रियान्वित की जा रही है। तो ये क्रियान्वित की जा रही है 25-16 से लेके और 19-20 तक के लिए ये की जा रही है। तो आपको इसकी डेट ध्यान रखना है। ये भी उस टाइम का क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई। तो इनमें से कोई भी फसल नहीं थी। मोटे अनाज की जो उत्पादन था वो घट गया था आपका, दालों का जो है वो भी क्या है, घट गया था, और तिलहन का भी क्या हो गया था, घट गया था। तो किसी में भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो उस समय इसका आंसर क्या हो जाता, आपका ये हो जाता। आपको ध्यान रखना है कि जो कृषि से संबंधित डेटा है 2021 का या रिपोर्ट है उत्पादन से संबंधित, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और मैं भी एक वीडियो लाऊंगा अलग से सूचकांक को लेके, जिसमें कृषि से संबंधित उत्पादन से संबंधित सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था
कि 2003 में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किससे स्थापित कारोबार शुरू किया? तो ये किया था एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये चीज़ क्या की थी? शुरू की थी। अब इसके बारे में अगर बात करें तो जो हमारा सरकार थी, तो सरकार ने क्या काम किया था कि विभिन्न तरह की बीमा जो कंपनियां हैं उनके लिए एक प्रस्ताव रखा था कि आप कृषि क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्रों या जो कृषि फसलें हैं उनके लिए बीमा करें। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन और भारतीय कृषि अधिनियम 1956 के अंतर्गत, यानी जो कृषि अधिनियम है 1956, इसके अंतर्गत 20 दिसंबर 2002 को क्या किया था? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने के बाद 1 अप्रैल 2003 से इसने अपना काम जो है वो करना शुरू कर दिया था। तो आपके लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने ही फैक्ट काफ़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में था। तो ये था आपका 64 यानी 64.57। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। यानी यहाँ से देखो आपको पता चलता है, अभी जनगणना तो हुई नहीं है, तो आपको 2010 से 2011 वाली जो जनगणना है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ें एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगी। इसके बाद मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था 1976। अगर इसकी हम बात करें तो मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम पर मार्च 1976 में, यानी 9 मार्च 1976 में क्या था? गवर्नर की सहमति इसको प्राप्त हुई थी। और 27 तारीख को, यानी 27 मार्च 1976 को ये मध्य प्रदेश राजपत्र में क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। और इस अधिनियम का विस्तार वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो है समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास योजना शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो आपकी शुरुआत की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक प्रशिक्षण प्रयोगशाला नहीं है? तो उर्वरक प्रशिक्षण प्रयोगशाला आपकी जो भिंड जिला है वहाँ पे नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि उर्वरक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भिंड जिले में नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है, चलिए ठीक है, उसको बाद में करते हैं। तो कहाँ पे? भिंड जिले में नहीं है। आपको ध्यान रखना कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो उर्वरक प्रयोगशालाएं वो टोटल 4 हैं। एक तो आपकी जबलपुर में है, एक भोपाल में है, एक इंदौर में है, और इंदौर के अलावा एक है आपकी ग्वालियर में। तो चारों हो गई हैं, बस यहाँ पे कहाँ पे? भिंड में नहीं था। इसके बाद ये क्वेश्चन छूट गया था, IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? तो ये घर को पूर्ण करता है। इसका नाम क्या है? IAY। आई से हो गया इंदिरा, ए से हो गया आवास, इंदिरा, ए से हो गया आवास, और वाई से हो गया योजना। तो इसका फुल फॉर्म हो गया आपका इंदिरा आवास योजना। तो ये आपकी गृह विभाग से काम करती है। और इस योजना को 1 जनवरी 1996 से स्वतंत्र रूप से लागू कर दिया गया था। 1 जनवरी 1996 को स्वतंत्र रूप से इस योजना को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया गया है? तो ये किया गया है आपका बड़वानी जिले में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
इसको बड़वानी जिले में किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो यह है आपका शरबती गेहूं। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताओ कि शरबती गेहूं आज की डेट में शरबती गेहूं की पैदावार में एमपी का स्थान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा आज से 2 साल बाद 3 साल बाद कि मध्य प्रदेश शरबती गेहूं के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पे आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में, और अभी वर्तमान में स्थापना हो चुकी है। और ये कहाँ हो चुकी है? तो आपके लिए बता दूं कि ये इटारसी में इसकी स्थापना हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई है? इटारसी में हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पंचायती राज अधिनियम है वो संविधान के 73वें संशोधन में 1992 में इसको क्या किया गया था? पंचायती राज को जोड़ा गया था। और 24 अप्रैल 1993 को क्या किया गया था? पंचायती राज अधिनियम को लागू कर दिया गया था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। तो इसीलिए जब से ये लागू हुआ था इसीलिए 24 तारीख को क्या है? मनाया जाना शुरू किया गया था। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो ये 2010 में मनाया गया था। यानी 2010 से पंचायती राज दिवस मनाया जाना शुरू हो गया, लेकिन डेट आपकी 24 अप्रैल ही रहेगी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है वो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो ये 2016 में शुरू किया गया था। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन है ये था स्मार्ट सिटी के बाद केंद्र सरकार ने अब स्मार्ट गांव बनाने की योजना। तो ये क्या थी? एक स्मार्ट गांव बनाने की योजना थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये कि निम्न में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है? तो ये करती है इफ्को टोक्यो। ध्यान रखना, इफ्को टोक्यो जो है इसके तहत जारी करती है। यानी जो फसल बीमा योजना है इफ्को टोक्यो कंपनी करती है। और इसमें होता क्या है? राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इफ्को टोक्यो की सहायता से क्या करती है? किसानों की जो फसल है उसकी बीमा की रकम लौटाने का काम करती है, साथ ही साथ उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ आगे के सारे पेपर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी इसके लिए पैसा नहीं देना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब चलिए अब देखते हैं आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का सबसे पहला क्वेश्चन है फेसबुक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे फेसबुक की बात करें तो फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और आपसे जैसे फेसबुक पूछा ऐसा ही पूछ लेता है कि गूगल क्या है? तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? आपने देखा होगा वेब ब्राउज़र में जो कुकीज़ होती हैं तो यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डेटा छिपा हुआ रहता है। यानी आपका जो डेटा है उसको रखा होता है। आप मोबाइल में भी इसका यूज़ करते हैं। मोबाइल में कई बार क्लियर कैच करना होता है, क्लियर डेटा करना होता है और क्लियर कुकीज़, या फिर आपको कहीं पे कुकीज़ को अलाउ करने के लिए पूछा जाता है। आप जैसे कोई भी वेबसाइट को खोलते हैं तो वही आपकी कुकीज़ की बात चल रही है। इसके बाद वीडियो फाइलें खालिस्तान फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं। तो देखो पीडीएफ में तो वीडियो नहीं होती है, पीएनजी में भी नहीं होती है, जेपीजी में भी नहीं होती है। तो वीडियो फाइलें जो होती हैं वो एवीआई फाइल में होती हैं। और किस में होती है? MP4 में भी होती हैं
और किस में होती है, MKV में भी वीडियो फाइलें होती हैं, और भी कई सारे फॉर्मेट होते हैं वीडियो फाइलों के। फिर नेक्स्ट है कि MS एक्सेल वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कुंजी दबाएं। तो सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है, और जो Ctrl+C होता है इसका इस्तेमाल कट के लिए किया जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका क्या, बुक मार्क कहलाता है। ध्यान रखना, आपको क्या कहलाता है, बुक मार्क कहलाता है। इसको टाइटल, URL, फेविकॉन भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं। इस इमेज में, तो इमेज दोस्तों ऐसी ही दिखाई दे रही है, पेपर में भी इसी तरीके से आई थी। तो ये है आपके द्वारा जो भेजे गए मेल हैं उसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेबसाइट एड्रेस, https://www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है। तो जो .com होता है वो आपका कॉमर्शियल के लिए होता है। ध्यान रखना, जो कॉमर्शियल वेबसाइट होती है उसके लिए डॉट होता है, और जो गवर्नमेंट होती है तो उसके लिए होता है .gov.in होता है, और जो अन्य साइट होती है जैसे इन वगैरह होता है तो इनका ज़्यादातर मेनली आप .gov.in गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। यानी आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है वो क्या है, तो वह है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखिए, स्कैनर जो होता है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी CPU के अंदर कौन सा काम होता है, तो वो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए आइकन का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में रीडू के लिए आइकन का उपयोग होता है। तो यहाँ पे इस आइकन का इस्तेमाल होता है, ये आइकन का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको लग रहा होगा ये होता है बैक जाने के लिए, और रीडू के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे जैसे ही MS एक्सेल खोलेंगे तो ऊपर जो क्विक एक्सेस बार होता है वहाँ पे ये बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये होता है आपका कट के लिए, ये होता है आपका कॉपी के लिए। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कुंजी दबाई जाती है। आप एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे देखो MS वर्ड 2007 पूछा गया, अब ये कंफर्म है कि MS वर्ड या तो 2013 पूछा जाएगा। तो कम से कम 13 तो पढ़ के रखिए, 13 और 19। अभी सेंट्रल का एग्ज़ाम हुआ था, NVS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 2019 का MS वर्ड MS ऑफिस पूरा पूछा गया था। यानी यदि आपके PEB वाले जो क्वेश्चन है वो यदि दूसरे एग्ज़ामों को देख के देंगे तो 2019 का MS वर्ड MS ऑफिस आप ज़रूर देंगे। तो 2007 के अलावा आप इनके 2019 को भी देख के जाइए, क्योंकि यदि आप 2019 का देखेंगे तो ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ जो चेंजेस हैं, जहाँ जहाँ चेंज हुआ है वो पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जहाँ चेंज होगा वही पॉइंट इनको यहाँ पे ज़्यादा मेंशन करेंगे। तो यहाँ बात करें 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए तो F1 की का इस्तेमाल करेंगे। ये एक फंक्शन की होती है जो F1, F2, F3, F4, F14 तक, F12 तक होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी फंक्शन की कहलाती है। नेक्स्ट है, विषम ज्ञात कीजिए जावा, C++, लाइनिक्स। तो लाइनिक्स आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये सारी की सारी क्या है, भाषाएं हैं, तो इस कारण से अलग हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ को आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल कहलाता है, ये कहलाता है इंडेंटेशन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र यानी डिवाइस है। तो ये क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। यानी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, वे डिवाइस होते हैं जिनसे हम डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, और आउटपुट वो होते हैं जिनसे हम डेटा को निकालते हैं। जैसे माउस पे क्लिक करते हो तो आप उसका एक्शन आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। कीबोर्ड में की प्रेस करते हो तो उसका आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। लेकिन जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में आप जैसे ही प्रिंट करते हो तो प्रिंट आपका कहाँ जाता है, बाहर निकल के आता है, तो उसे आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट, एक
खालिस्तान संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा होता है, तो वो जुड़ा होता है क्या, नेटवर्क से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक खालिस्तान है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप सभी ने बचपन में पहली ही डेफिनेशन यही है कंप्यूटर क्या कहलाता है। फिर इसके बाद है एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने में निम्न में से कौन सी विधि नहीं है, तो अल्ट कुंजी को दबाने से आपकी वो एडिट नहीं होती है। F2 से एडिट कर सकते हो, सेल में डबल क्लिक करने से एडिट कर सकते हो, और कंट्रोल की दबाने से भी क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेद को कहा जाता है, तो सेल कहा जाता है। यानी इस तरीके से आपके कॉलम होते हैं और इस तरीके से आपकी क्या होती है, रोज होती हैं। तो जो रो और कॉलम का जो एक कॉम्बिनेशन है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों कहा जाता है सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, जीबी का विस्तृत रूप क्या है, तो गीगाबाइट। जीबी का विस्तृत रूप होता है आपका गीगाबाइट, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे केबी, तो केबी का मतलब होता है किलोबाइट। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है ना। और गीगाबाइट की अगर बात करें तो 1 गीगाबाइट में, और एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी होती हैं, और 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होता है, और 1 एमबी में क्या होता है, 1024 केबी होता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टिकट्स को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा खालिस्तान के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये कर सकते हो, होम टैब रैप टेक्स्ट शूट पर क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट होम टैब पे क्लिक करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका 9 दिसंबर का पेपर, 9 दिसंबर 2017 का पूरा पेपर यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं और इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को आप चाहे तो आप 2 पार्ट में देख सकते हैं, चाहे तो आप 3 पार्ट में देख सकते हैं। आप आराम से देखें और पूरी वीडियो को देखें। एक बार में आप एक बार में कम से कम एक सब्जेक्ट कंप्लीट देखें। ऐसा मत करें कि 2 क्वेश्चन आपने आज देखे, 2 क्वेश्चन कल देखे, नहीं। आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वीडियो को डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे सारा पेपर मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, और इसी तरीके से आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। वो वीडियो का जो टाइम है वो है शाम को 7 बजे, तो शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।